हाँ मोबाइल वाले भाई साहब खराब है। मोबाइल नहीं था आपके पास, वो भी पढ़े थे कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संवैधानिक संशोधन ना। ग्राम पंचायत जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान जोड़ा गया? वाह, 11वीं संविधान संशोधन। जी के जी सवाल नहीं पढ़ रहे हैं क्या? 11वीं अनुसूची है वो संशोधन पूछ रहे हैं। 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 73वें। सही बता छोड़ के उसके आगे पीछे का पूरा बता देना है। बैठिए। पीछे वाले भाई साहब जो आज नए आए थे कल, वो भी पढ़े थे ना हो कि नया है तो 5 दिन जो नहीं पढ़िएगा। 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? क्या कहा गया था संशोधन में? क्या बात है? पढ़िएगा ना हो, बैठिए। पढ़ने आते हैं हम लोग तो निश्चित रूप से पढ़िए आप लोग। अब बताइए। बावनवां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? आप बताइए। ओ पीछे पीछे 52वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? कल है वाला में? अच्छा कल वाला, परसों वाला नहीं है। कल वाले में क्या पढ़ाया था? जीएसटी पढ़ाया था ना। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। अच्छा, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी जीएसटी को? 1 जुलाई 2016। बहुत बढ़िया। 8 सितंबर हो गया। बैठिए। चलिए आज आपका जो टॉपिक होगा वह भाग होगा। ध्यान है, हमने चर्चा किया था कि संविधान के 3 अंग होते हैं, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग। तो हम लोग अनुसूची पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद बाकी है और अभी भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। हेडिंग लिखिएगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हाँ न्यू टॉपिक है, बिल्कुल नहा धोआ के आया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। सर 122वां संशोधन क्या बताता है? जीएसटी 122वां संशोधन जो है ना, जैसे हमने आपको बताया था कि 133 संशोधन हुए हैं, लेकिन लागू जो है कितना हुआ है? 106 हुआ। 122वां संशोधन जो था वही आपको 101वें के तहत लागू किया गया है। यानी कि लागू होने वाला 101वां संशोधन और संशोधन होने वाला जो नंबर जो देखा जाएगा तो 122वां है। लिखिएगा पॉइंट में एक बात लिखिए, फिर हम लोग समझते लिखते चलेंगे। मूल संविधान में कुल 122 भाग थे। सॉरी 22 भाग। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कुल 22 भाग थे, जिसकी संख्या वर्तमान में भी 22 ही है। जिसकी संख्या वर्तमान में भी 22 ही है। आपको करना कैसे है? तो एक तरफ आप लिखिएगा संख्या, यानी कि 22 है ना, तो 1 2 3 4 करके हम लोग लिखेंगे। बीच में आप लिखेंगे बात, यानी कि जो ये संशोधन भाग 1 है वो कौन सी बात बताती है, और लास्ट में आप लिखिएगा अनुच्छेद। अभी नहीं लिखिएगा, संख्या के लिए बहुत कम जगह छोड़िएगा, क्योंकि इसमें हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अनुच्छेद के लिए जितना दूर में अनुच्छेद आएगा ना उतना ही जगह छोड़िएगा, लेकिन बात के लिए बहुत ज्यादा जगह छोड़िएगा।
दूसरी बात कि बीच में आप लाइन नहीं देंगे, क्योंकि मैं नोट लिखवाते चलूंगा, ठीक है। संख्या, बात, अनुच्छेद। संख्या, बात, अनुच्छेद। संख्या में लिखिए 1, भारत एवं उनके राज्य क्षेत्र। भारत एवं उनके राज्य क्षेत्र है। भारत एवं उनके राज्य क्षेत्र। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो यह 1 से 4 तक जाता है। अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है। जनरली मैंने आपको चर्चा किया था पहले क्लास में कि अनुच्छेद पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची और पहला भाग जो है क्या बताता है? भारत एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। नहीं, उनके सभी राज्य भारत राज्यों का एक संघ है। वही बात यह भी बता रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ कैसे बना, किस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों के नाम को चेंज किया जा सकता है, नया राज्य बनाने का प्रावधान। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे खुलेगा। फिलहाल ये केवल ध्यान रखना है कि भाग 1 आपको बताता क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है और अनुच्छेद कहां से कहां तक जाता है? 4 तक। क्लियर? भाग 2 वही संख्या वाला जो भागे है ना भाई, भाग 2 है। यह क्या बताता है? नागरिकता। नागरिकता। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 से जाएगा 11। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या आप भारत के नागरिक हैं? क्या प्रूफ है आपका? आधार कार्ड। आधार कार्ड 2015-16 में आया, उससे पहले पहचान पत्र 18 साल के बाद बनता है, उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र। बिल्कुल। एक्चुअली होता यहाँ पे ये है कि कुछ कंडीशंस अप्लाई किए गए हैं। 4 कंडीशंस है जिसके तहत जो है भारत की नागरिकता किसी को प्राप्त हो सकती है। वो चारों कंडीशन क्या है इसको समझिए। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे। ये पहला कंडीशन। अगर उसमें लगा हुआ है अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी अगर भारत में आता है, विदेशी भारत में आया और 2 साल 4 साल काम करने के लिए रह गया, अपनी फैमिली के साथ आता है, या फिर आप सुनते होंगे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं 5-5 साल के लिए, तो लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और उनके बच्चे का अगर जन्म भारत में होगा तो भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। पहला कंडीशन क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। पहला कंडीशन था ना। लेकिन अब अभी हाल फिलहाल में कल आप संशोधन देखे थे, 100 संशोधन, 100वां संशोधन। क्या कह रहा था? बांग्लादेश के साथ किया। बांग्लादेश से 51 लोग जो है वो कहाँ गए? ये कब आए थे? कब आए थे? जो क्षेत्र 2015 में भारत का हिस्सा बना है, उस क्षेत्र के लिए कंडीशन 2015 हो जाएगा कि 2015 से उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चे, उसके बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है। क्योंकि वो गांव अगर भारत में आ गया तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। अब उनके घर में जो बच्चे जन्म लेंगे वो 2015 से काउंट होंगे। लेकिन हम लोग चूंकि जब भारत आजाद हुआ था उसी समय का हमारा क्षेत्र है, तो हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 के हिसाब से काउंट होंगे। क्लियर? दूसरा, देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण, ये जो अभी आप देखे ना सीधा करने के का जो तरीका, इसी को देशीयकरण कहा जाता है। तीसरा, भूमि विस्तार के द्वारा। हम लोग गुस्सा होगा कि नहीं आज छोड़ेंगे नहीं, पीओके पे कब्जा कर लेंगे, तो पीओके हमारा है तो हमारा ही, लेकिन उसको आधिपत्य भी हमारा नहीं है।
तो जब हम उस जगह को अपने देश में मिला लेंगे जीत करके, तो उस जगह के सभी लोग क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। और चौथा है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। रजिस्ट्रेशन में एक कंडीशन अप्लाई होती है कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब वह लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, समान तौर पे आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार को शायद कनाडा या इंडोनेशिया, इनमें से कहीं का नागरिकता उसको प्राप्त है, कनाडा की नागरिकता। लेकिन बंदे ने ये भारत के रूल को देखा ही नहीं था, वहां की नागरिकता उसको मिली, उसने ले लिया। भारत में कंडीशन है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं, भारत की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो बंदा 18 हेक्टर साल में उसको 15 बार जाना होता है विदेश। अब आप जरा सोच करके देखिए कि रूल क्या है। अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि लगातार 7 वर्षों तक भारत में आपको क्या होना होगा, रहना होगा। और बंदा जो है 7 साल में 15 बार जाता है विदेश, तो कैसे लगातार तो होगा नहीं। यानी कि विदेश आप गए, वहां से जब रिटर्न आए तब से अगले 7 साल आपका कम होगा। बस समझे, ये टाइम पीरियड पहले 10 साल था, फिर 7 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, फिर अभी 7 साल है। तो ये बढ़ता घटता रहता है, करंट के हिसाब से हम लोग कवर कर लेंगे। चारों बातें आपको समझ में आई। भारत की नागरिकता कैसे मिल सकता है। अब नीचे आप लिख लीजिए नोट, और यहाँ पे नोट में ABCD करके लिखिएगा। नोट A, लिखिए 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे। सभी बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो बी नंबर, बी देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, सी नंबर भूमि विस्तार के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, डी पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, अगला है 3, क्या बता रही है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल कहां से कहां मिल जाता है, 12 से 35। सर अगर एक पेरेंट इंडियन होता तो क्या होगा उसका, क्या एक पेरेंट इंडियन हो तो, एक पेरेंट इंडियन हो नहीं तो उसके जगह पे आपको जो है सो कंडीशन अप्लाई करनी होगी। सामान्य तौर पे पिता के हिसाब से जो है सो माना जाता है, पिता जहाँ के होते हैं ना नागरिकता उनको वहां की मिलती है। क्या है, विदेशी आने वाली है, आपका बच्चा भारत का ही होगा। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35। यहाँ भी एक बात आप पढ़े हुए हैं शायद, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यूएसए से नहीं, अमेरिका से जो है हमने मौलिक अधिकार को लिया है। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो सामान्य तौर पे जब हमने मौलिक अधिकार को लिया था तो इसकी संख्या 7 थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहां डाल दिया गया है,
कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। जिसके कारण जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बच गई है। आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो कौन कौन सा मौलिक अधिकार वो पूरा खुलेगा, इसको बस यहीं पे ड्रॉ कीजिए। अगला भाग 4 ईपीएसपी। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। चौथे में लिखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। ठीक है। देखिए सामान्य तौर पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या। एक्चुअली जब संविधान बन रहा था तो उस समय की हालत और अभी की हालत में बहुत अंतर था। उस समय अभी अभी हम आजाद हुए थे और हमारे पास बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी आर्थिक स्थिति जो है सो बहुत हद तक हमारी खराब थी। हालांकि ये अलग बात था कि हमारे पैसे का वैल्यू उस समय डॉलर के बराबर हुआ करता था। अभी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है तो पैसा का वैल्यू जो है सो डॉलर के मुकाबले 73-74 रुपया कम चला गया है ना। तो ये वो एक अलग कंडीशन था। उस समय सबसे मेन मुद्दा था कि किसी भी तरह जिंदा रह जाए आदमी। तो भारत सरकार जो मेन फोकस करती थी वो किस पे करती थी, कृषि पे करती थी, खेती बाड़ी पे की थी। पंचवर्षीय योजना जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही क्या था, खेती बाड़ी का, कृषि था। यहाँ जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत देखे हैं इसमें जो रूल्स लिखा गया है उस समय लोगों को लगा, यानी कि जो संविधान बना रहे थे उन लोगों को लगा कि ये सारे रूल्स भी लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन हम सक्षम नहीं है, मतलब कि सरकार अभी सक्षम नहीं हो पाएगी। तो उनको जो है सो मौलिक कर्तव्य में नहीं डाल के कहा डाल दिया गया, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में डाल दिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो बातें डाली गई है उस पर जब राज्य सरकार को लगेगा कि हम इस पर काम करने में सक्षम हैं तो वह उस पर काम करेगी, अगर लगेगा कि नहीं सक्षम है तो वह उस पर काम नहीं करेगी। ठीक है। जैसे थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। आर्टिकल 45 जो है यह आपको बताता था कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार या फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों को या फिर भारत के लोगों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगी, लेकिन सरकार करती ही नहीं थी। कोई भी राज्य सरकार इस पे पहल नहीं करता था। तो क्या किया गया, इसको संशोधन करके अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया। अब समस्या जब मौलिक अधिकार हो गया तब तो सरकारों के पास मजबूरी हो गई और आज के टाइम में सर्व शिक्षा सर्व अभियान चलता है। 6 से 14 साल तक यानी कि 9th तक आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। 10th में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्ज लगता है क्योंकि एग्जाम देना होता है बोर्ड का, इसलिए आपसे पैसा लिया जाता है। तो ये आपको जो है कंडीशन कहा था, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में चेंज करके हम लोग कहां ला दिए, मौलिक अधिकार। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में और 226 का उपयोग करके सीधे हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो रूल्स लिखे गए हैं अगर उस पर काम नहीं होती है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य डीपीएस को जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता है कोर्ट में। क्लियर। चलिए अगला है, अब चूंकि मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति को केवल अधिकार दे दीजिएगा ना तो उसका निश्चित रूप से क्या होना शुरू हो जाएगा, दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए ज्यादा जरूरी है उनको मौलिक कर्तव्य भी दिया जाए, मौलिक कर्तव्य भी दिया जाए। और मौलिक कर्तव्य जो है का आइडिया हम लोग के पास था नहीं, एक समिति बनी थी, क्या नाम था, मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है, स्वर्ण सिंह समिति की देन है। कब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 1976 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो चूंकि बाद में जोड़ा गया इसका मतलब ये है कि यह आर्टिकल जो है सो भाग जो है वो नया तो होगा नहीं, किसी न किसी एक भाग में इसको घुसाया जाएगा। तो 4 के क में 4 का क एक भाग बना दिया गया और उसमें आपको क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्य। जैसे रेलवे आपकी संपत्ति है, जाइएगा तो लिखा रहता है, तो आपकी संपत्ति है तो ये आपका अधिकार है, आप जैसे बैठिए। लेकिन लोग क्या करते थे कि लगता था कि अच्छा हमारे संपत्ति है, बस रात को बॉल निकाल के लेके घर है। तो सरकार बताए कि नहीं बेटा, मौलिक कर्तव्य है आपका, आपकी संपत्ति है वो, लेकिन उसका हिफाजत करना आपका कर्तव्य है, ना कि बॉल पंखा लेके घर जाना।
बात समझ में आया? तो यही है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। लिख लीजिएगा। अनुच्छेद में क्या हो जाएगा? 51 का ये देखिए, कहीं पे ए लिखा होता है, कहीं पे क लिखा होता है, या कहीं पे रोमन में आपको 51 का एक लिखा होता है, सबका मतलब बराबर होता है। ठीक है, सब पहला ही अक्षर है ना अपने अल्फाबेट का। यहाँ पे क है, उसको क भी कह सकते हैं आप। 51 का क कह लीजिए, 51 का ए कह लीजिए। क्लियर? भाग 5 क्या कहता है? संघ यानी कि केंद्र एवं उनके अधिकार क्षेत्र। संघ एवं उनके अधिकार क्षेत्र, और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वह 52 से 151 तक आता है। जैसे आप देखिएगा, संघ सरकार, केंद्र सरकार में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिपरिषद होती है। ये सारे के सारे आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा 52 से लेकर के 151 में खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 52 ही बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। देखिए, भाग 5 संघ एवं उनके अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद में 52 से 151। अगला भाग 6 राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र। राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र, यह आपको जाता है 152 से 237। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद जो आता है आपका भाग 7 और 8 आता है, जिससे आपको एग्जाम में कभी आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन आपको बस केवल चर्चा हम कर देते हैं। भाग 7 जो है वो बताता है अगर कोई भी चीजें संविधान से निष्कासित की गई, निकाली गई है, हटाया गया है, तो उसके बारे में हमको अगर जानकारी लेना होगा तो हम 7वें को पढ़ेंगे। और संघ राज्य क्षेत्र के बीच रिलेशन के बारे में देखना होगा तो हम भाग 8 को देखेंगे। ठीक है, आप लिखिएगा भाग 9। भाग 9 यह क्या बताता है? पंचायत या ग्राम पंचायत। अगर हम बात करें अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद जाता है 243 का क से 68। 243 का क से 68 किसके बारे में बताता है? ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। जैसे 243 का क, 243 का ख, 243 का ग होते होते कहां तक जाएगा? ABCD में आप देख लीजिए कहां तक जाएगा, शायद कहां जाएगा? PQ के आसपास, आर के आसपास जाएगा। अब इसको आप सीरियल नंबर से कर लीजिए ना। ये 15 को हुआ ना, ये तो 15वां कौन होता है? शायद O P होता है, P या O होता है, 2 तक जाएगा, A से लेके O तक, A to O। ठीक है, अब चूंकि आपको याद होगा हम लोगों ने 73वां 74वां संशोधन पढ़ा था। 73वां आपको ग्राम पंचायत बताता है, 74वां क्या बताता है? नगर पालिका। सिंपल सी बात है कि ग्राम पंचायत के आसपास ही नगर पालिका भी आनी चाहिए। तो आपका 9 का क। इसका आर्टिकल चला जाता है 243 का तो से य, तो से य और 6। 243 का तो से य और 6। हाँ, अच्छा जगह छाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसमें भी तो 6 आएगा, 243 वाले में भी 6 आएगा। ठीक है, अब चूंकि अक्षर खत्म हो जाते हैं और हमारे पास आर्टिकलों की संख्या भी बची हुई है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप।
ये हो गया 243 का, यह तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 आया, इसका मतलब ये है कि क से लेकर के 6 तक जाएगा। तो अब 243 का क का क, 243 का क का ख, 243 का क का ग, उसी तरह से करते हुए आपको कहां तक जाएगा? 243 का क का कहां तक? 6 तक। समझ में आ गया आपको? यानी कि इससे पहले जो था वो 243 कॉमन था, अभी के टाइम में 243 का क सब में क्या कर दिया गया? कॉमन कर दिया गया, बाकी संख्या आपकी बढ़ गई। क्लियर? चलिए अगला देखिए, भाग 14। भाग 14 क्या बताता है ये? संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवाएं। संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवाएं। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 308 से 323 तक। एक्चुअली संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवाएं, ये सीधा सीधा आपको यूपीएससी और पीएससी के बारे में बताता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। सामान्य तौर पे यूपीएससी जो होता है, इसके अंतर्गत जो लोग चुने जाते हैं, जिन लोगों को सेवा दिया जाता है, वो सारे केंद्र सरकार के लोग होते हैं। जैसे एसपी डीएम वगैरह जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन डीएसपी एसडीएम वगैरह जो है वो आपको किसके अंतर्गत आते हैं? पीएससी के अंतर्गत। लेकिन अब होता क्या है कि आपने पीएससी शॉर्ट फॉर्म सुना ही नहीं होगा, आपने सुना होगा बीपीएससी, आपने सुना होगा जेपीएससी। तो एक्चुअली जो स्टेट इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, इसके थ्रू आपको जो है सो सिलेक्शन करती है, वो अपने नाम का पहला अक्षर इसके साथ इस्तेमाल कर देती है। अब पीएससी के साथ इस्तेमाल कर दिया क्या? बी, तो क्या हो गया? ये बिहार का हो गया पीएससी, ये बिहार का पीएससी हो गया बीपीएससी। झारखंड अगर करेगा तो जेपीएससी हो जाएगा, यूपी करेगा तो यूपी पीएससी हो जाएगा, उत्तराखंड करेगा तो यूके पीएससी हो जाएगा। ठीक है? इन सब के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं वो आपको एसडीएम के आते हैं, डीएसपी के आते हैं। इसके अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं वो आपको डीएम के आते हैं, एसपी के आते हैं। ठीक है? चलिए अगला है 15, भाग 15। भाग 15 क्या बताता है? निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में बताता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 तक जाता है। 324 से 329। सामान्य तौर पे भारत जो है एक लोकतांत्रिक कंट्री है, और यहाँ पे अगर किसी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो सामान्य तौर पे जो है निर्वाचन के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, बिना निर्वाचन का उनका सिलेक्शन जो है नहीं होता है। हाँ, राजशाही तंत्रों पे जहाँ पे आपको एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, लेकिन शासन सत्ता को चलाने के लिए जो लोग आते हैं वो निर्वाचन के थ्रू आते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। जैसे आप विधायक लोग देखते होंगे, सांसद देखते होंगे, आप लोग जो है राष्ट्रपति को देख लीजिए, आप उपराष्ट्रपति को देख लीजिए, इन सभी का क्या होता है? चुनाव होता है ना, निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन के बारे में जो आर्टिकल हमको बताती है वो कौन सी आर्टिकल बताती है? वो आप बताती है आपको आर्टिकल 324 से 329। अगला आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 राजभाषा। 17 है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जो एग्जाम के व्यू से नहीं है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। लिखाने के लिए तो मैं रखा हुआ नोट सब लिखा दूंगा लिख करके, आपको कोई किसी काम का नहीं रहेगा ना। आप ऐसे भी जो लिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको तो याद नहीं करते हैं, उसको याद कीजिएगा, जुड़ा हुआ कॉपी बनेगा, इसलिए छोड़ दिया है। 343 से 351 राजभाषा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम के दौरान। ठीक है, ये है भाग क्या है ये ना आपका
और एक होता है अनुच्छेद 17। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 15 नहीं होता, ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 14 नहीं होता, लेकिन अनुच्छेद 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 बताता है आपको किसके बारे में? अस्पृश्यता के अंत के बारे में, यानी छुआछूत के अंत के बारे में। और भाग 17 बताता है आपको राजभाषा के बारे में। एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को ये वाला नहीं याद रहता, ये वाला सबको याद रहता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। बच्चा क्या करता है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखा, सीधा देखा 17, अच्छा 17 मार दिया इसको, ऊपर भी नहीं किया कि भाग बोल रहा है कि अनुच्छेद बोल रहा है, और अस्पृश्यता का अंत मार दिया। बाद में जब 4 आदमी बैठ करके आपस में डिस्कशन किया तो उसमें कौन होशियार था जिसको याद था भाग 17, कोई क्वेश्चन ठीक से पढ़ा था, जब डिस्कशन होता तो माथा पीटने लगता, वो मेरा ही गलती, वो गलती हो गया, जबकि हम जान रहे थे। तो एग्जाम के दौरान आपको एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि आपको जीके जी से इकलौता सब्जेक्ट है ना कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस बनते हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। अब पढ़ने में आपको जितना टाइम लगे नहीं, आराम से बन सकता है। या तो जीके जीएस आता है या फिर नहीं आता है। अब आप सोचिएगा ज्यादा तो फिर जो है 2 आंसर दिखाई देगा, फिर आप जय बजरंगबली को रख दिए, ठीक है। लेकिन आपको सामान्य तौर पे अगर याद होने की बात है, पढ़े हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन जैसे ही आएगा आंसर दिमाग में तुरंत आता है। तो थोड़ा सावधानी ये बरतना है कि 10 मिनट में आंसर ना देकर के आप 12 मिनट दीजिए, आप 15 मिनट में आंसर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को ट्रूली पूरा पढ़िए, उसके बाद आंसर भी लिख दीजिए, ठीक है। ये गलती खूब होता होगा आप लोग भी, अगर कोई एग्जाम या प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो वहां आपको 1-2 सवाल निश्चित रूप से गलत होता है। तो भैया जब एग्जाम में 1-2 सवाल गलत हो जाने का मतलब हुआ 1.5 लाख से आप आगे पीछे हो जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सावधानी को बढ़ा के भी आप जो है सो सिलेक्शन अपना दे सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, हालांकि अनुच्छेद अभी नहीं लिखना है, हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद में। चर्चा इसलिए कर दिए हैं क्योंकि दोनों एक जैसा है। ढोलक दे दें जवाब दे भाई, लिखिए, लिख लिए भाग 17। भाग 17 आपको राजभाषा के बारे में बताता है। अगला भाग 18। यह बताता है आपातकाल के बारे में। आपातकाल 352 से 360। संवैधानिक संशोधन, ये आर्टिकल इसका कहा जाएगा 368। संवैधानिक संशोधन भाग 20। ठीक है, आपको 21-22 नहीं ध्यान रखना है। जनरली जो है सो आपको संक्रमणकालीन जो है सो व्यवस्था होती है वो 21 में है, और संक्षिप्त नाम वगैरह का जो वर्णन होता है वो आपको भाग 22 में है, ठीक है। जो आपको लिखाया गया है इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इन सभी के जगह से मूव कर रहे होते हैं। अगर आप अनुच्छेद को ध्यान से याद रख लेंगे ना, तो जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे होंगे वहां पे अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी तो आपका दिमाग जो है सो हंट कर जाएगा। जैसा एग्जाम आप एक्सेप्शन एक देख लीजिए, एग्जांपल आप देखिए, आपने पीछे लिखा है संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र। तो संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 308। संघ एवं उनका अधिकार क्षेत्र, ये है सेवा है, ये संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवा है। संघ एवं उनके अधिकार क्षेत्र, उसका आर्टिकल 52 से 151 तक रहता है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री का पद इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस अगर दिए हुए हैं अनुच्छेद 40, आपका दिया अनुच्छेद जो है सो 271, आपका दिया है 360 और आपका दिया है आपका 75, ठीक है। तो जनरली इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा ये ध्यान है कि संघ जो है उसका कार्यक्षेत्र कहां से कहां तक जाता है? 52 से 151। तो 52 से 151 के बीच का आर्टिकल इसमें से कौन है? 75। ये वाला आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यही वाला नहीं ध्यान रहेगा तो, और आपको याद भी नहीं है, तो फिर इसमें से आंसर चूज कर पाइएगा? किसी कीमत पे नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, और 2 बार 4 बार आप पढ़िएगा तो आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए अगला हेडिंग देखिए आप, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद।
भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे बाइट में हम करके आपको लिखवा देते हैं। अनुच्छेद तो हम लोग पढ़ेंगे ही सीरियल नंबर से, लेकिन थोड़ा सा एक हमने चर्चा किया था आपको मौलिक अधिकार के बारे में। नहीं, मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो पहले ज्यादा थी, 7 थी, अभी घटकर कितनी हो गई है? 6 हो गई है। हेडिंग लिखिएगा। वैसे आपको पता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। कितनी है? 477 प्लस। ठीक है, ये बात पहले लिख लीजिए। मूल संविधान में मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 477 प्लस हो गई है। जो वर्तमान में बढ़कर 477 प्लस हो गई है। एक हेडिंग लिखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। नीचे पॉइंट लिखिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी क्वेश्चन लिखिएगा आप 19 का F और 31। ये अनुच्छेद का नाम है, 19 के F में था और 31 में था। मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार पोस्ट में 301 कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो कौन सा स्टाइल है वो बटन तो खोल के बैठे होंगे साथ ही बंद कीजिए मतलब। आपको पता है अगर आप फटा हुआ जींस पहन के घूमिएगा ना तो आपको लोग लहेड़ा करेगा, लेकिन अगर सलमान खान पहन के घूम रहा है तो उसको स्टाइल कहा जाता है। ऐसा अंतर क्यों है पता है आपको? ऐसा अंतर इसलिए है क्योंकि उसने अपने लेवल को बहुत ऊंचा उठा करके रखा हुआ है। हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। लहेड़ा फटक के तो पहन के वो स्टाइल हो गया।
बस समझ में आया? तो पहले लेवल को उठाइए, उसके बाद बटन को घूमिए ना आप, जो है स्टार का लाइएगा, अभी वो घूमिएगा तो समझ रहे हैं ना आप। अब जो मौलिक अधिकार हैं 7, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 ना, ठीक है। हाँ, एक्चुअली जो है सामान्य तौर पे अगर मौलिक अधिकार की श्रेणी में है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 3200 300 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अब कार्य जो है सो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन अभी के टाइम में संपत्ति के अधिकार को कहां डाल दिया गया है? कानूनी अधिकार। इसका मतलब यह है कि अब आपको अगर केस लड़ना हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप पहले थाना में जाइएगा, सना दीजिएगा, FIR कीजिएगा, अपना पैसा खर्चा कीजिएगा, तब जाके जमीन आपको मिलेगा। यानी कि अब कानून के तहत आपको लड़ना होगा। और मौलिक अधिकार की श्रेणी में था तो सरकार लड़ती, अब सरकार आपका झंझट कायदा अपना सिर पे रखने जाएगा, हटा दी उसको, अपना झंझट अपने पास रखिए आप, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में अगर थाने में जाइएगा तो सबसे ज्यादा केस अगर है तो आपको जमीन के झगड़ा को ही लेकर के है। किससे झगड़ा? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सामान्य तौर पे जमीन का झगड़ा आपका किससे होगा? भाई से होगा। वही भाई ना जिसके साथ हम लोग लॉलीपॉप बांट के खा रहे थे, बबू तेहू को हम खाते नहीं देखिए, वो लॉलीपॉप बांट के खाए थे। आज आने वाले टाइम में आपका शादी विवाह होता है तो आप उससे झगड़ा करते हैं, कितना के लिए झगड़ा होता होगा? मुश्किल से थोड़ा सा के लिए। क्या तो रोड वाला हम ले, साइड वाला तेल है, पूर्वक आदमी, अरे मान लीजिए छोटा भाई है तो उसी को दे दीजिए तो रोड वाला क्या हो जाएगा? या फिर आप एक आध धूर के लिए, सारा बंटवारा हो गया, एक आध धूर के लिए लड़ रहे हैं। अब सोचिए कि जिस धूर के लिए आप केस किए हैं ना, जब केस फाइनल होगा तो वो धूर बचा होगा, बाकी सब बिका गया होगा। बात आपको समझ में आया? ये बेवकूफियत है भाई, रहने दीजिए, उससे झगड़ा नहीं कीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ एक तरीका, आप कीजिएगा क्या। अब हो सकता है कि आप में से कुछ छोटे भाई हो, कुछ बड़े भाई हो, नहीं मान लीजिए कि अगर छोटा बेईमान हो जाए या बड़का बेईमान हो जाए, लेने दीजिए। और डेली क्या कीजिए, खाना खाने के टाइम अपने बटुआ को भेजिए कि जो तंगे चाचा के यहाँ से तरकारी मांग के लेंगे। अब देखिए आप उसको जमीन दे दिए हैं तो उसको अच्छा भी लगेगा, आपसे झगड़ा भी नहीं हुआ, आपका प्रेम मोहब्बत बना भी रहेगा और वो सब्जी देगा भी। डेली सब्जी मंगवाइए, आपके घर में बन रहा है वो तरकारी, खा रहा है 2 तरकारी, 100 देगा, 1 दूर का जो है सो आपका कमी। बात समझ में आया? तो ये प्यार भी मोहब्बत बना रह गया, झगड़ा भी नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। चलिए हालांकि बात वो भी मांगेगा, कोई बात नहीं, कभी बार उसको भी दे दिया। समझ में आया? जब उसके घर मीट मछली बने तो साजिश से बैठ जाइए, बनेगा। अगर बच्चा आप नहीं उठ के आइएगा तो आपको बिना खिलाए वो भेजेगा, भैया तो नहीं खा ला, एक बार ल जाइए, ना रहे तो ना खा ला भैया। आपका मौलिक अधिकार जो है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक शानदार सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका समस्त शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए। ध्यान समझा के ढोलक दे देंगे आपको, बढ़िया बजा देंगे। गुजरात में गए थे, किसी का मटकोर करने गए थे क्या? ये जो है, अब इसमें से चूंकि कुछ शब्द हम उठाएंगे, उसी शब्द से रिलेटेड आपका जो मौलिक अधिकार का नाम है। बाकी सब आप जो देख रहे हैं और के लिए, ये सब जो सेंटेंस है उसको सुटेबल बनाने के लिए लिखा गया है। 6 को है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया आपके मौलिक अधिकार। अब सम से समता का अधिकार, ठीक है, इसी को समता या समानता कहा जाता है। अब इसको लिखिए, टाइम हो गया है, अगला बैच है, इसको लिखिए, बाकी इसको कल हम लोग कवर करेंगे। करंट कवर करना शुरू कीजिए। आपको घर पे कम से कम 1.5-2 घंटा बैठ के पढ़ना होगा अगर नौकरी चाहिए तो। मिनिमम मैं बता रहा हूँ। हालांकि आपको तो जीके वाला आधा घंटा जो तरीका अगर यूज कर लीजिएगा तो आधा घंटा से ज्यादा नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आधा घंटा चाहिए, यानी कि 1 घंटा। लेकिन 2-3 घंटा पढ़िए। जनरल कंपटीशन में भी आपको कम से कम इतना पढ़ना होगा। चलिए ना, समझा देते हैं, इसलिए ना आपको आसानी से याद हो जाता है। ये अगर केवल लिखा दिया जाता तो फिर पता चलता कि 4-5 घंटा आपको रटना पड़ता।
नहीं तो समझा देते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़िए भाई। करंट को थोड़ा कवर कीजिए क्योंकि वहां से एग्जाम में अच्छा खासा सवाल रहता है। और नहीं आते आप किसी दिन तो बहाना नहीं बनाइए। हर रोज का आपका वीडियो बनता है, अपलोड होता है, उसको आप वहां से देख करके, और जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं ना, अगर खोलिएगा तो आपको पॉज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो ऐसा ही लगेगा कि आप क्लास में बैठे हुए, क्लास आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी चैनल पर।